हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए फंक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं, बट हम लोग सिर्फ उन फंक्शंस को पढ़ेंगे जो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में हमें बार बार काम आते हैं। तो बेसिकली अगर हम फंक्शन को डिवाइड करें तो मोटे तौर पे हम लोग फंक्शंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर भी हम लोग 3 तरह के फंक्शन को पढ़ेंगे: लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन, और इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन। तो ये फंक्शन के कुछ टाइप्स हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। देखिए कांस्टेंट फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है दैट इज फिक्स। हम लोग इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा आउटपुट है, 0 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी एंड 4 क्वांटिटी। ये है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल 10, 10, 10 एंड 10। अब अगर हम लोग इस इंफॉर्मेशन से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन मिल जाएगा। ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है। क्वांटिटी है 1, 2, 3 एंड 4, और आपकी कॉस्ट है 5 एंड 10 एंड 15। तो 0 पे भी आपकी कॉस्ट 10 है, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है और 4 पे भी 10 है। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट का फंक्शन हो गया। ये कांस्टेंट फंक्शन का एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी है सॉल्ट की। सॉल्ट यानी नमक। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी फैमिली में ही मंथली जो सॉल्ट यूज होता है वो 2 kg होता है। ये सॉल्ट का प्राइस है। अब अगर सॉल्ट का प्राइस 20 रुपीज पर केजी भी होता है तो भी 2 kg यूज होगा। अगर नमक हमें फ्री में मिलने लगता है तो भी हम लोग 2 kg ही नमक यूज करेंगे। अगर नमक का प्राइस बढ़ जाता है तो भी 2 kg ही यूज होगा। देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें फ्री में नमक मिलने लगे तो हम सब्जी में ज्यादा नमक डाल के खाएंगे। अपने घर पे जाके कहेंगे नहीं आज तो नमक फ्री में मिला है, सब्जी में 5 चम्मच नमक डाल दो 2 चम्मच की जगह। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर नमक का प्राइस बढ़ जाता है तब भी हम क्या करते हैं, हम लोग उस केस में भी जो हमारी नमक की क्वांटिटी है उसको घटाते नहीं, क्योंकि नमक उतना ही खाया जाता है। ऐसे आप मेडिसिन का एग्जांपल ले सकते हो। अगर मेडिसिन सस्ती हो जाएगी तो हम ज्यादा नहीं खाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना, अगर हमें फ्री में पैरासीटामोल मिल जाए और किसी को बुखार है तो उससे कहेंगे लो 5 पैरासीटामोल खा लो जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर जितनी पैरासीटामोल हमें बताएगा हमें उतनी ही पैरासीटामोल खानी होगी। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। क्वांटिटी है 1, 2, 3, प्राइस है 5, 10, 50, 15, 20 एंड 25। ठीक है। अब देखिए 20 रुपीज प्राइस पे अगर हम देखें तो हमारे घर में 2 kg सॉल्ट यूज होते हैं। 0 प्राइस पे भी 2 kg होता है और 25 पे भी 2 kg ही होता है। तो ये डिमांड कर्व है सॉल्ट का। इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है ये भी कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन वर्टिकल भी हो सकता है। हमने ये इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट फंक्शन के 2 एग्जांपल लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये आपका y है, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये a है, a एक कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद एक और कांस्टेंट नंबर होगा b, और b के साथ आ जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। ये हो गया आपका वेरिएबल। उसके बाद b कांस्टेंट था। इसके बाद एक कांस्टेंट और आएगा c। c क्या है, c भी कांस्टेंट है। अब c के साथ x आएगा लेकिन x की पावर बढ़ जाएगी। पहले 1 पावर थी फिर 2 पावर हो गई।
उसके बाद एक और कांस्टेंट आया d, इसके बाद क्या होगा, x की पावर बढ़ जाएगी, इसके बाद प्लस d के बाद आया e, एक और कांस्टेंट, और x की पावर हो गई 4। तो इस हिसाब से ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। आप देखिए अगर फंक्शन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है तो ये बन जाता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपका फंक्शन यहां खत्म होता है तो ये बन जाता है आपका लीनियर फंक्शन। अगर आपका फंक्शन यहां खत्म होता है तो ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। और अगर आपका फंक्शन खत्म होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, तो ये फंक्शन बन जाता है आपका क्यूबिक फंक्शन। तो आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है, अगर y या डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन। देखिए इस टाइप के फंक्शन का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर फंक्शन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 तक जाती है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 3 तक जाती है तो क्यूबिक फंक्शन होगा। इस तरह से ये सब चलता रहेगा। अब हम इन सबके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक फंक्शन का एग्जाम्पल और क्यूबिक फंक्शन का एग्जाम्पल। देखिए ये हमारा एक लीनियर फंक्शन है। अब लीनियर फंक्शन के बारे में आपको कुछ बातें समझनी है। पहली बात, लीनियर फंक्शन में जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होती है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझनी है, ये a और b जो कांस्टेंट है, यहां पर a से पहले प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऐसे ही ये जो साइन है ये प्लस का साइन भी हो सकता है माइनस का साइन भी हो सकता है, दोनों साइन हो सकते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं उन सब की स्लोप कांस्टेंट होती है। स्लोप क्या होती है इसको हम बाद में समझेंगे, फिलहाल आपको ये समझना है जो स्लोप होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है सभी लीनियर फंक्शन की। अब लीनियर फंक्शन के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये है एक डिमांड फंक्शन, आप सबको पता होगा डिमांड कर्व यानी कि डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन की जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा हमेशा सीधी लाइन होगी, उसमें कुछ इस तरह से घुमाव नहीं होगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी। उसके बाद एक एग्जांपल है आपका सप्लाई फंक्शन, जिसको हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे सप्लाई फंक्शन ऐसे होता है, तो सप्लाई फंक्शन की जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ है, वो पॉजिटिव है, और हमने इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लिया है। लीनियर फंक्शन का जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन, उसमें कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई घुमाव नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, ये हमारी नेशनल इनकम है, ये हमारा कंजम्पशन है। आपको पता होगा कंजम्पशन फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में, ठीक है। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, और जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो भी एक लीनियर फंक्शन होता है। ये देखिए सीधी लाइन है बिल्कुल, यहां पे बीच का जो गैप है इट इज सी बार। ऐसे ही अगर आप बात करो सेविंग फंक्शन की, तो हमारा जो सेविंग फंक्शन होता है, सेविंग फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, ये नेशनल इनकम है, ये सेविंग है, ये ओरिजिन है। सेविंग फंक्शन 0 के नीचे से स्टार्ट होता है, ये होता है आपका सेविंग फंक्शन एमपीएस इंटू वाई। अब जो सी है, सॉरी जो एमपीसी है, स्लोप है किसकी,
कंजम्पशन फंक्शन की। ऐसे ही सेविंग फंक्शन की जो स्लोप है वो है एमपीएस। आपको पता है एमपीसी की का मतलब क्या होता है? एमपीसी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। ऐसे यहां पर जो एमपीएस है हमारा, एमपीएस की जो वैल्यू होती है वो भी हमेशा 1 और 0 के बीच में ही होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे जो मैंने आपको लीनियर फंक्शन के दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इकोनॉमिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, ये आपका की क्वांटिटी है, ये आपका कॉस्ट है। तो आपको पता होगा एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरह से होता है, इन्वर्टेड यू शेप। तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है। और इसी तरह से आपको पता है एवरेज प्रोडक्ट होता है हमारा, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपका ए। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो ए है ए पॉजिटिव है, यानी कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूबिक फंक्शन की। तो क्यूबिक फंक्शन के केस में फंक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब आ जाएगी। क्यूबिक फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, क्यूबिक फंक्शन का एग्जांपल है आपका ये। आपको पता है टोटल कॉस्ट का फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, टोटल कॉस्ट का कर्व कुछ इस तरह से बनता है। ये जो बीच का डिस्टेंस है इट इज ए, और यहाँ पर भी ए हमारा पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल पढ़े कांस्टेंट फंक्शन के, लीनियर फंक्शन के, क्वाड्रेटिक फंक्शन के, क्यूबिक फंक्शन के। अब हम बात करते हैं रैशनल फंक्शन की। तो देखिए रैशनल फंक्शन को जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, उसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आती है तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। इसको हम लोग फिर कर्व में दिखा नहीं पाएंगे, और इसका आगे कोई मतलब भी नहीं बचता है कैलकुलेशन का, इसमें सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। तो रैशनल फंक्शन इस तरह से होता है। अब अगर मैं रैशनल फंक्शन का आपको एक एग्जांपल दूं, तो रैशनल फंक्शन का एग्जांपल देखिए ये निकलेगा। अभी हमने आज ही की क्लास में पढ़ा है, जो हमारी टोटल कॉस्ट थी वो कुछ इस तरह से थी 0 1 2 3 4। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट थी हमारी 10 10 10 10 10। तो अगर यहां से हम AFC निकालें तो ये होगा TFC डिवाइडेड बाय Q। तो जो हमारा AFC है, AFC TFC डिवाइडेड बाय Q, ये आपका रैशनल फंक्शन है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो Q है, Q क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी कहाँ गई? डिनोमिनेटर में। तो ये रैशनल फंक्शन हो गया। रैशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, यहाँ पर डैश आएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.33, 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी कॉस्ट है, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 पे आपकी AFC कितनी थी? 1 पे 10, 2 पे कितनी थी? 5, 5 आपका 4 और 6 के बीच में होगा। 3 पे कितना है? 3.33 समथिंग, या 4 पे आपको 2.5 लाइक दिस। तो ये कुछ ग्राफ है AFC का। आप इस ग्राफ को बहुत पहले से जानते हो, 12th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, और ये एक रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है आपका AFC। अब दो हमारे फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमेटिक फंक्शन। उसके साथ ही हम इस क्लास को करेंगे टाटा। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो प्रेजेंटेशन है वो ये है,
y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और e है आपका यूलर नंबर। और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718 आगे भी इसकी वैल्यू है होती है, बट वो यूजेबल नहीं है। आमतौर पर जहां पर भी हमें इसकी वैल्यू की जरूरत होती है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है, ये x है और ये y है, और ग्राफ बनेगा इसका कुछ इस तरह से। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। अब हमारा जो अगला ग्राफ है, यानी जो अगला फंक्शन है वो है हमारा लॉगरिथमेटिक फंक्शन। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है लॉगरिथमेटिक फंक्शन। अगर इस फंक्शन से हम x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, x यहां पे रहेगा, और ये जो e है ये e इधर आ जाएगा। e इधर आने के बाद हो जाएगा log y। log y ये हो गया लॉगरिथमेटिक फंक्शन। और इसका जो ग्राफ है ये x है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा। इसे अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा ही है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमेटिक फंक्शन हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना इसको। अगर कभी भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करते टाइम log आ जाए, log के साथ e आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। और अगर e आ जाए और log आ जाए तो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो भी 1 हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो फंक्शन के बारे में हम कुछ बेसिक बातें सीख चुके हैं। बाकी हम लोग जैसे आगे जाएंगे, जैसे जैसे स्टडी करेंगे और जैसे जैसे फंक्शन हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग आएंगे, वैसे वैसे हम फंक्शंस को पढ़ते जाएंगे। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो हमें पता होने चाहिए। अदरवाइज जब हम लोग पढ़ते हैं बीच बीच में फंक्शन आते हैं, इनको समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हमें महसूस होती है और चीजों को समझने में उतना कंफर्टेबल हम लोग नहीं रहते हैं। अब ये सारे बेसिक फंक्शन आप सब समझ चुके हो, तो आगे जब भी ये फंक्शन आएंगे आपको समझने में चीजें बहुत आसानी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।